नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, बैक टू बैक आपको इकोनॉमिक्स क्लासें पूरी की पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ा। उसके बाद फिर से हम लोग योजना आयोग पे आए, नीति आयोग को हमने पढ़ा, ठीक है। और उसी में कुछ आपने देखा होगा समावेशी विकास को लेकर बातें की गई थी, उसी पे चर्चा हुई थी। और किस चीज़ को लेके? समावेशी विकास हो गया, आर्थिक विकास हो गया, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा अगली क्लास में कर ली है। अब आपसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र। क्या बच्चे? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बताओ भाई, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। पहला ऑप्शन क्या है? एडम स्मिथ है। दूसरा ऑप्शन कार्ल मार्क्स रख लो, कार्ल मार्क्स हो गए। तीसरा ऑप्शन जे.एम. कीन्स हो गए। और चौथा ऑप्शन है चाणक्य। बताओ भाई, इसमें से आंसर क्या होगा? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बोलो भाई, सभी बोले, सभी भैया बोले। क्या आंसर होगा? क्या किसी का आंसर आया? जी, आंसर आ रहा बच्चों का, सही है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? जे.एम. कीन्स। क्या आंसर होगा? जे.एम. कीन्स, है ना। कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री हैं, समाज के बारे में लोगों को बताए, जागरूक कराए, समाज क्या है, समाज से परिचित कराए। एडम स्मिथ जो हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का पिता। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। क्या? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। अर्थशास्त्र
ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे बोला जाता है। आवाज आ रही है बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बात किया जाएगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताओ बच्चे, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आप लिख लेना 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। आपसे पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री। क्या? भारत का प्रधानमंत्री। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष का नाम, के पहले अध्यक्ष का नाम बताओ। पहले अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष का नाम बताओ भाई। तो सभी लोग जानते हो, हमने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री, माने इसका अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? तो जब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष थे पहले, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? अगर आपसे पूछे वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? बोलो भाई, वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर आएगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये आपके वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। इतनी बातें आप तुरंत नोट कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर पूछे कि इसके सदस्य कौन है, अगर पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? बोलो भाई, किसी को पता है तो बताए। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? बताओ भाई। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्या? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब आपसे पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। जिस प्रकार से योजना आयोग थी उसी प्रकार से ये भी एक राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। इस बात को ध्यान रखिएगा। गैर संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी, राष्ट्रीय विकास परिषद भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे।
अब पंचवर्षीय योजनाएं, राष्ट्रीय विकास परिषद, आर्थिक विकास, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, हेडिंग के रूप में डालिए राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, बिल्कुल, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जिसे आप इंग्लिश में नेशनल इनकम कहेंगे। नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, ठीक है भैया। बताओ भाई, राष्ट्रीय आय क्या होती है? बोलो जल्दी। बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है, जीडीपी पढ़ना है, एनएनपी पढ़ना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखने को इसमें मिलने वाली हैं। राष्ट्रीय आय बताओ, किसी देश के एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत, किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाला कुल उत्पादन राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी देश में, इसकी परिभाषा आप लिख लो। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको परिभाषा भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी देश में, लिखते जाइएगा आप लोग, किसी भी देश में, कोई देश हो, भारत हो, चीन हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, किसी के लिए भी है, किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों से, देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला कुल उत्पादन, होने वाला कुल उत्पादन उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। क्या होगा? किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला कुल उत्पादन उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो अपना देश भारत है और भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या उड़ीसा हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, उस सब में जो उत्पादन होता है उसका एक निश्चित समय के अवधि में जो उत्पादन का आकलन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम के अंतर्गत आता है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। बोलो भाई, आई कि नहीं? बिल्कुल आई। अब आपसे कहा जाए राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अगली हेडिंग आपकी होगी राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। हेडिंग आपकी क्या होगी? राष्ट्रीय आय की अवधारणा। किसी भी देश की आय की कौन कौन सी अवधारणाएं जिससे ये आकलन निकाला जाता है, ये आपकी मुख्य हेडिंग है। इसके बाद आप देखोगे सरल घरेलू उत्पाद। इसमें एक हेडिंग होगी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपने पढ़ा होगा जीडीपी। आपने पढ़ा होगा जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चाहो तो लिख लो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं जीडीपी। आपने बहुत पढ़ा होगा जीडीपी जीडीपी। तो जीडीपी यही होती है, सकल घरेलू उत्पाद होती है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी देश के द्वारा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत उसके आर्थिक भूभाग पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाला कुल उत्पादन, चाहे वह उस देश के नागरिकों के द्वारा हो या किसी नागरिक द्वारा किया जाए, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बहुत अच्छी परिभाषा है, लिख लो किसी देश के द्वारा। क्या लिखोगे, किसी देश के द्वारा एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि के में आर्थिक भूभाग पर, आर्थिक भूभाग पर, आर्थिक भूभाग, आर्थिक भूभाग मतलब पृथ्वी का, भारत का ऐसा क्षेत्र या देश का वह क्षेत्र जहां से उत्पादन होता है। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक भूभाग पर होने वाला कुल उत्पादन, होने वाला कुल उत्पादन, चाहे वह भारतीय नागरिक द्वारा हो, चाहे वह भारतीय नागरिक द्वारा हो या विदेशी नागरिक द्वारा हो, विदेशी नागरिक द्वारा हो। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, बोलो भाई। विदेशी नागरिक द्वारा हो, ऐसे उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऐसे उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। हम हट जाते, एक बार फिर से समझ लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में आर्थिक भूभाग पर होने वाला कुल उत्पादन, चाहे वह भारतीय नागरिक द्वारा हो या विदेशी नागरिक द्वारा हो, वह क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विदेश से व्यक्ति आया है, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया है और वो भारत में रहकर उत्पादन कर रहा है, बना रहा है चीजों को, जैसे मान लो कि वो एक खेती करना शुरू कर दिया, मान लो धान की खेती कर रहा, वो विदेश से आया है और आपके यहां किसी का खेत रेंट पे ले लिया, ठीक है, नहीं समझे, और उसके बाद उससे वो धान पैदा करके बेच रहा है, तो वो भी कैसा होगा, सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति भी विदेश चला जाए और वहां पे उत्पादन करे और भारत भेजे, तो वो सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, क्योंकि फिर वो विदेश से आप ला रहे हो। ठीक है, आ तो रहा है, देश की इनकम तो बढ़ रही, लेकिन आप दूसरे देश से लाए हो। यहां बात किसकी चल रही है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, मतलब अपने यहां का निजी, अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत देशी व्यक्ति या अपने यहां के लोगों के द्वारा या विदेशी नागरिक के द्वारा, लेकिन वो रहे भारत में और उत्पादन ऐसा हो, तो कैसा उत्पादन कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए हो? बोलो भाई, बोलो जल्दी, क्या बोलते हो? नहीं समझ पाए? अच्छा, नहीं समझे? इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे है,
अब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अगली हेडिंग है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? अगली हेडिंग है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रास नेशनल, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलेंगे? जीएनपी। क्या बोलेंगे भैया? जीएनपी होता है। क्या होता है? अभी आपने जीडीपी पढ़ा, अब आपने जीएनपी पढ़ा है। ठीक है, और जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी। लिख सकते हो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस आयात निर्यात। क्या पढ़ोगे? आयात निर्यात। क्या मतलब समझ पाए? जीएनपी का मतलब क्या होता है? या इसको ऐसे उल्टा कर दो, निर्यात आगे और आयात पीछे। मतलब निर्यात से आयात को माइनस किया जाता है। ठीक है, ये होता है आपका जीएनपी। जीएनपी बराबर क्या है? उसमें जीडीपी और निर्यात माइनस आयात करो। निर्यात मतलब भेजना होता है, आयात मतलब लाना होता है। ठीक है, तो निर्यात की गई वस्तुओं से आयात की गई वस्तुएं कम हो और उसमें जीडीपी ऐड हो तो उसे क्या कहते हैं? जीएनपी कहा जाता है। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आप देखो निर्यात क्या होता है। अगर आप तो इतना ही जानते हो, निर्यात क्या होता है? जब अपने यहां से किसी वस्तु को बाहर भेज दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात। कोई ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे विदेशी आय की प्राप्ति हो, निर्यात कहा जाता है। कोई ऐसी क्रियाविधि, कोई ऐसी क्रियाविधि, कोई ऐसी क्रियाविधि जिससे विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं की प्राप्ति हो या विदेशी आय की प्राप्त हो, विदेशी आय की प्राप्ति हो, निर्यात कहलाता है। समझ पाए? ये इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भाषा है। ठीक है, परिभाषा है। कोई ऐसी क्रियाविधि जिससे विदेशी आय की प्राप्ति हो, निर्यात कहलाता है। निर्यात कहलाता है। मतलब ये है कि जैसे हमने भारत देश से धान को बाहर भेज दिया, ठीक है, या हमने गेहूं को विदेश में भेज दिया। अब जब हमारा गेहूं इधर से जाएगा तो उधर से धन की प्राप्ति होगी कि नहीं? आय की प्राप्ति होगी कि नहीं? बताओ भाई, आय की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, होगी ना? बिल्कुल होगी। तो इस प्रकार से इसे क्या कहा गया? निर्यात किया गया। ठीक है, क्या हुआ? निर्यात, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं निर्यात को? एक्सपोर्ट बोलते हो। एक्सपोर्ट हो गया कि नहीं? कहते नहीं हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका निर्यात हो गया। अगर हम बात करें आयात की परिभाषा क्या है? आयात की आयात, हेडिंग डालिएगा, आयात। इसको बोलते हैं इंपोर्ट।
क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। ऐसी आर्थिक क्रियाविधि, इसकी परिभाषा लिख लो, इसकी परिभाषा लिख लो। ऐसी क्रियाविधि, ऐसी आर्थिक क्रियाविधि, ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे देश की आय, देश की आय दूसरे देश में चली जाए, दूसरे देश में चली जाए, चली जाए, आयात कहलाता है। क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। बात समझ गए कि नहीं? ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे देश की आय, अच्छा यहां पे छूट गया, ये लिख लो, देश की आय दूसरे देश में चली जाए, आयात कहलाती है। बात समझ पाए कि नहीं? बोलो भाई, बोलो, एकदम सही है कि नहीं? एक होता है एनएनपी, क्या होता है? एक है एनएनपी, एनएनपी। बोलो भाई क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। एनएनपी ये क्या है? जीएनपी माइनस घिसावट। तो आप लिख सकते हो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, या इसी को हास बोल सकते हो, या इसी को लागत बोल सकते हो। ये होती है एनएनपी। ठीक है, जीएनपी माइनस घिसावट, हास अथवा लागत कहा जाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या? बताओ भाई, जल्दी बोलो। आवाज आ रही है? सब कुछ सही है? बिल्कुल सही। ठीक है, अब आपसे पूछे एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी से माइनस कर दिया जाए घिसावट, हास या लागत को हटा दिया जाए, जीएनपी से लागत को घटा दिया जाए, तो जो मिलता है वही आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं? एक नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना, बहुत अच्छा है। ये तो समीक्षा अधिकारी तक क्वेश्चन पूछा गया है। नोट करके लिख लेना कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। 5 साधन होते हैं, या उत्पादन के लिए 5 साधनों का होना मुख्य होता है। उत्पादन के लिए 5 साधनों का होना आवश्यक होता है। 5 साधनों का होना आवश्यक होता है। 5 साधनों का होना आवश्यक होता है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि उत्पादन के लिए कितने साधनों का होना अति आवश्यक होता है, तो उत्पादन के लिए 5 साधनों का होना, या 5 साधन होते हैं। क्या क्या होता है बताओ भाई? भूमि होती है। क्या होता है? भूमि होती है, पहला हो गया।
भूमि हो गई। दूसरा कौन सा है भाई? श्रम होना चाहिए। बताओ भाई, बोलो, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। पूंजी होनी चाहिए, तभी तो उत्पादन कर पाओगे। पूंजी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोलो भाई। प्रबंधन या संगठन होना चाहिए। उससे पहले आपके पास साहस होना चाहिए और उसके बाद प्रबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रबंधन या संगठन होना चाहिए। इसका होना बहुत जरूरी है। बात समझ पाए कि नहीं? अब हम आपको बताते हैं, अगर नहीं समझ पाए हो तो हम आपको बता रहे हैं कि उत्पादन के लिए, अगर किसी वस्तु को उत्पादित करना है, मान लो कि आपने एक फैक्ट्री लगाने को सोचा। क्या लगाने के लिए? फैक्ट्री के लिए आपने सोचा। ठीक। अब फैक्ट्री लगाना है तो सबसे पहले क्या फैक्ट्री को हाथ पे लगाओगे कि आकाश में उड़ा दोगे? फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? बोलो भाई। फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? बच्चे बोलो, जल्दी बोलो भाई। फैक्ट्री के लिए सबसे पहले तो कोई भूमि होनी चाहिए। कहीं जगह देखोगे तो क्या होगी? अब फैक्ट्री से उत्पादन करोगे तो उत्पादन के लिए, मतलब फैक्ट्री के लिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना चाहिए? भूमि मिल जाए। अब भूमि मिल गई तो उस भूमि को साफ करने के लिए उस भूमि पर काम करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, तभी तो धीरे धीरे सेटल हो पाएगी। काम करना पड़ेगा नहीं तो फैक्ट्री में क्या होना चाहिए? फैक्ट्री के लिए श्रम आवश्यक है। श्रम है। अगर भूमि हो गई है, श्रम हो गया है, तो तभी तो ये होगा जब आप लगाओगे क्या? पूंजी लगाओगे। बोलो भाई। पूंजी लगा लिया, श्रम हो गया, आपके पास पूंजी भी है, श्रम है, भूमि है। लेकिन अगर आपसे अंदर से आपकी हिम्मत गवाही नहीं देती है ना, आप साहस नहीं जुटा पा रहे हो, तो क्या वो फैक्ट्री लाग पाएगी? बोलो भाई। तो आप कहोगे सर जी, इसके लिए साहस भी आवश्यक होता है। किसी काम करने के लिए आपको पैसा है आपके पास, लेकिन साहस नहीं है, तब भी आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। पूंजी हो गई, साहस हो गया, भूमि हो गई और श्रम हो गया। अब क्या होना चाहिए? ये सब हो गया तो एक संगठन होना चाहिए। कौन सा? संगठन होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि उत्पादन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए या उत्पादन के लिए कितने साधनों की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के लिए 5 साधनों का होना अति आवश्यक होता है। भूमि हो गई, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, साहस हो गया, प्रबंधन या संगठन हो गया। क्या इतनी बात समझ पाए? हमें तो लगता कि समझ में आ गई होगी बात। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया, आना चाहिए। समझ गए? तो इतनी सारी ढेर जानकारी आपको मिली है। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने इस क्लास में पढ़ी है। थोड़ा सा दोहराते हैं। अच्छा, आया कौन? पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। पहला क्वेश्चन था आपसे कि आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो बच्चों ने आंसर दिया था, कुछ लोगों का सही था, कुछ लोगों का गलत आंसर आ रहा था। आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। हमने आपको बताया था जे.एम. कीन्स कहाँ के अर्थशास्त्री थे, तो आप बताओगे कि ये यूएसए के अर्थशास्त्री थे। क्या थे? यूएसए के अर्थशास्त्री थे। ठीक है। और इन्होंने तीसा की मंदी से, जब 1929 में तीसा की मंदी या विश्व महामंदी आई थी, तो उस महामंदी को लोगों को निकाला था, निकालने का प्रयास किया काफी हद तक। इस कारण से इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो बच्चों ने आंसर भी दिया था जे.एम. कीन्स, बहुत बढ़िया। एडम स्मिथ के बारे में आप जानते हो कि ये अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कैसे थे? समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। आपको अच्छे से हमने आपको बताया था। जे.एम. कीन्स, चाणक्य के बारे में आप जानते हो, चाणक्य के बारे में आप जानते हो, महापंडित थे ये, है ना? थे कि नहीं? बोलो भाई। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। पेपर में आता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक थे चाणक्य थे। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल।
फिर क्या आगे हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष का नाम बताओ। राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी था। ठीक है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उसके बाद वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है, वर्तमान हो चाहे जब पूछा जाए, उस समय जो प्रधानमंत्री भारत का होगा उसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष के पद से नवाजा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे राष्ट्रीय विकास के सदस्य कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ये होता है गैर संवैधानिक संस्था, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात। राष्ट्रीय आय की बात करें तो परिभाषा में किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला कुल उत्पादन उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला कुल उत्पादन उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? किसी देश के द्वारा या किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि में आर्थिक भूभाग पर होने वाला कुल उत्पादन, चाहे वह भारतीय नागरिक द्वारा हो या विदेशी नागरिक द्वारा हो, वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा था सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं इसको। और होता क्या है? जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी प्लस निर्यात माइनस आयात। कहने का मतलब यह है कि मान लो देश की जीडीपी है, ठीक है, देश की जीडीपी है और इसमें प्लस लगा दो। उसके बाद हमारे देश से जितना निर्यात हुआ है, क्या हुआ है? हमारे देश से जितना निर्यात हुआ है और हमारे देश में जितना आयात हुआ है, तो निर्यात से आयात को घटा दिया जाए, आयात को घटा दिया जाए, वही क्या होता है? वही आपका होता है जीएनपी। क्या होता है? जीएनपी होता है। ठीक है, जीएनपी। अगर मान लो कि निर्यात है, अगर निर्यात का मान लो कि 1000 है, ठीक है, और आयात का मान कितना है? 900 है। ठीक है, और जीडीपी कितनी है? जीडीपी अगर मान लो, जीडीपी मान लिया जाए कि 50 है। ठीक, अब आपसे पूछे कि सर जी जीएनपी का मान क्या होगा? जीएनपी का मान क्या होगा? तो जीएनपी का मान हमने बताया, जीएनपी बराबर क्या होता है? जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस निर्यात माइनस आयात। अगर आपसे पूछे मान कितना है, तो जीडीपी, अगर हम बात करें जीएनपी की, तो जीडीपी कितना है? 50 प्लस 1000 माइनस 900। ठीक है, 1000 माइनस 900, तो 50 प्लस कितना बचा? यहाँ 100 बचा। तो जीडीपी कितना, जीएनपी कितना हो जाएगा? जीएनपी बराबर 150 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस प्रकार से जीएनपी और जीडीपी का संबंध निकाला जाता। हमने केवल बताया है आपको कि कैसे इसको निकाला जाता है। बताओ भाई, समझ में आई बात कि नहीं? बिल्कुल आई होगी। आगे क्या पढ़ा था हम लोगों ने? उसके बाद हमने आपको बताया कि सर आयात क्या होता है। सभी बच्चे जानते हैं
आयात की परिभाषा क्या, तो वैसे आप जानते हो कि हमारे देश में जो भी बाहर की वस्तुएं मंगाई जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, आयात के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की परिभाषा के अनुसार आप क्या पढ़ोगे, ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे देश की आय दूसरे देश में चली जाए उसे आयात कहा जाता है। मतलब ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे देश की आय दूसरे देश में चली जाए उसे क्या बोलते हैं, आयात बोलते हैं। और निर्यात तो आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा पढ़ा, निर्यात क्या होता है, ऐसी आर्थिक क्रियाविधि जिससे विदेशों से आय हमारे देश में आए उसको क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी माने एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस घिसावट, हास या लागत। ठीक है, नोट में हमने आपको बताया था कि उत्पादन के लिए कितने साधनों की आवश्यकता होती है, 5 साधनों की आवश्यकता होती। कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंधन या संगठन। इस प्रकार से आपका ये जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये जो आपका टॉपिक था ये आपका समाप्त होता है। ठीक है, बताओ भाई कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मजा आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा, क्या बोलते हो, सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें आपको अगली क्लास में मिलेंगी। जय हिंद साथियों।